बिना खाए ही रात गुजारनी पड़ती थी। अजी सुनते हो, ये कैसा जीवन है हमारा? आखिर ऐसे कितने दिन और चल पाएगा? मुझे तो अब इस गरीबी भरे जीवन से तंग आने लगी है। जरा अपने घर की हालत तो देखो। जंगल के बीचों बीच अकेले पड़े हैं हम, और घर चलाने का हाल तो और भी बुरा है। जिस दिन लकड़ियां मिल जाती हैं, उस दिन पेट भर जाता है, और जिस दिन नहीं मिलती, उस दिन भूखे ही रहना पड़ता है। आखिर कब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे हम? अरे भाग्यवान, संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है। फर्क बस इतना होता है कि किसी के जीवन में वो थोड़े समय के लिए रहता है, तो किसी के साथ लंबे समय तक चलता है। लेकिन एक ना एक दिन सबके अच्छे दिन जरूर आते हैं। इसलिए हमें जीवन में धैर्य और सब्र रखना चाहिए। जो लोग धैर्य के साथ अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, भगवान भी एक दिन उनकी मेहनत और सच्चाई को जरूर देखते हैं और उन्हें उसका फल देते हैं। अरे जी, शादी के दिन से लेकर आज तक मैं सब्र ही करती आई हूँ, लेकिन आज तक हमारे अच्छे दिन आए ही नहीं। आज भी हमें इसी संघर्ष भरे जीवन से गुजरना पड़ रहा है। जरा हमारे कपड़ों की हालत तो देखिए। दोनों के कपड़े फटे पुराने हो चुके हैं, और हालात ऐसे हैं कि हमें एक एक जोड़ी कपड़ों में ही गुजारा करना पड़ता है। अब तो सच में ये सब सहा नहीं जाता। कुछ कीजिए जी, नहीं तो ऐसे जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाग्यवान, जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आते, तब तक हमें धैर्य और सब्र से काम लेना ही पड़ेगा। अचानक से सब कुछ बदल पाना आसान नहीं होता। मैं इतने दिनों से जंगल से लकड़ियां काटकर ही हमारा जीवन चला रहा हूं, और जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता, तब तक यही लकड़ियां ही हमारा सहारा रहेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे हालात एक दिन जरूर बदलें। ठीक है जी, आप अभी आज के लिए जंगल जाकर लकड़ियां काट आइए और उन्हें बाजार में बेच भी आइए, नहीं तो आज रात हमें फिर से भूखे ही सोना पड़ेगा। सावित्री के ऐसा कहने के बाद राजेश ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और काम पर निकल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसके मन में घर की चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। पता नहीं जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी मेहनत रंग लाने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं काम पर लग जाता हूँ, नहीं तो मुझे और भाग्यवान दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा। राजेश इस तरह खुद से बातें करते हुए अपने काम पर लग जाता है और अपनी पूरी ताकत झोंककर लकड़ियां काटने लगता है। आज की लकड़ियां ताजी लग रही हैं। अगर ये आज अच्छे दामों पर बिक गईं, तो मैं घर के लिए अच्छा खासा राशन ले जा पाऊंगा। राजेश ऐसा सोचकर लकड़ियां अपने सिर पर उठाता है और बाजार की ओर बढ़ जाता है। वो उम्मीद और मेहनत के साथ कदम आगे बढ़ाता है, इस आस में कि आज उसकी मेहनत उसे अच्छा फल जरूर देगी। राजेश बाजार के बीच पहुंचकर लकड़ियां जमीन पर रख देता है और ग्राहक का इंतजार करने लगता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, इस उम्मीद में कि कोई ग्राहक आएगा और उसकी मेहनत का सही दाम देगा। अरे बेटे, ये लकड़ियां किस दाम पर दे रहे हो? इन दिनों तो लकड़ियां मिल ही नहीं रही थीं। अच्छा हुआ जो आज मिल गईं। अगर दाम ठीक हुआ तो मैं अभी ले लेता हूँ। हाँ चाचा जी, आजकल लकड़हारे बहुत कम हो गए हैं। लगता है जैसे मेरी जिंदगी में बस यही काम रह गया है। इन लकड़ियों को काटने में मैंने काफी मेहनत की है, इसलिए अगर आप 3 मुद्राएं देंगे तो ये सारी लकड़ियां आप ले जा सकते हैं। उस बुजुर्ग आदमी को राजेश की लकड़ियों के दाम ठीक लगे, इसलिए उन्होंने उससे लकड़ियां खरीद लीं और खुशी खुशी वहां से चले गए। अच्छा हुआ कि आज लकड़ियां जल्दी और अच्छे दामों में बिक गईं, नहीं तो आज रात भूखा ही सोना पड़ता। हे भगवान, मुझ पर हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना
और मैं भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता रहूंगा। इसी तरह राजेश खुश होकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। अरे वाह, आज तो मेरा सामना एक बहुत बड़े लकड़हारे से हो गया। पता नहीं आज सुबह उठकर किसका चेहरा देखा था। आज के जमाने में जहां हर कोई बड़े बड़े काम करने में लगा है, वहीं ये इंसान आज भी मेहनत से लकड़ियां काटकर बेचने का काम कर रहा है। अरे भाई, ये सब छोड़ दो, कुछ अच्छा काम कर लो। सुनिए भाई, मुझे नहीं पता कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या दिल से मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही काम लिखा है। आपकी बात भी सही है, आजकल हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। बस मैं ही लकड़ियां बेचने के इसी रास्ते पर रह गया हूं और पता नहीं मेरे जीवन में कभी उजाला आएगा भी या नहीं। नहीं भाई, मैं तुम्हारी तारीफ तो नहीं कर रहा था, लेकिन इतना समझ गया हूं कि तुम सच में इस जमाने में भी ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आज भी ऐसी हालत में हो, कपड़े भी फटे हुए हैं। खैर ठीक है भाई, तुम जहां जा रहे हो वहीं जाओ। उस आदमी ने लकड़ियां काटने के काम को लेकर राजेश का मजाक उड़ाया, लेकिन राजेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने रास्ते पर चलता रहा। राजेश बहुत ही शांत स्वभाव का और धैर्य रखने वाला इंसान था, जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना जानता था। लोगों का तो काम ही होता है दूसरों के काम का मजाक उड़ाना। वे कभी अपनी ओर नहीं देखते कि खुद क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन भगवान ने भले ही मुझे धन दौलत कम दी हो, मगर धैर्य बहुत दिया है और उसी के सहारे मैं हर बात को शांत मन से सह लेता हूं। भाग्यवान, आज शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। जंगल में जाकर मुझे काफी अच्छी लकड़ियां मिल गईं और बाजार में भी ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। वहां एक चाचा जी आए, उन्होंने मुझसे दाम पूछा और मैंने जो भी कीमत बताई, उन्होंने बिना मोल भाव किए उसी दाम पर लकड़ियां खरीद ली। अगर हर रोज ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी बात तो सही है जी, लेकिन इस तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर हम आखिर कितने दिन तक गुजारा कर पाएंगे? इससे बेहतर होगा कि आप कोई और काम करने के बारे में सोचें। देखिए ना, हमारा ये घर इस घने जंगल के बीच बिल्कुल अकेला है। अगर आप कोई अच्छा और स्थायी काम कर लेंगे तो शायद हम भी गांव के बीच एक नया घर बना पाएंगे और आराम से रह सकेंगे। अरे भाग्यवान, तुम जैसा कह रही हो वैसा करने का मन तो मेरा भी होता है कि मैं ये लकड़ियां काटने का काम छोड़ दूं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और काम आता ही नहीं। और तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जहां तक हमारे घर के जंगल के बीच होने की बात है, यहाँ जो सुकून हमें मिलता है वैसी खुशी गांव के बीच कहाँ मिलेगी। वहां तो बस भेदभाव और एक दूसरे का मजाक ही चलता रहता है। अगर भगवान ने चाहा तो हम इसी घर को अच्छा बनाकर यहीं खुशी खुशी रहेंगे। हाँ जी, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे और जीवन कब सही दिशा में चलने लगेगा। सच कहूँ तो आपको रोज इस तरह कुल्हाड़ी चलाकर इतनी मेहनत करते देख मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप यूं मेहनत करें, लेकिन मजबूरी में मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप सब सहती रहती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत किया करो। मैं जो भी कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। माँ बाबूजी भी मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चले गए थे। अब तो तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। खैर, इन बातों को याद करूंगा तो बेवजह मन दुखी होगा। मैं अभी बहुत थक गया हूं।
तुम जाकर खाना बना दो, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, आप आराम कीजिए। मैं अभी जाकर खाना बना लेती हूँ ताकि आप चैन से आराम कर सकें। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हमारे भी अच्छे दिन आ जाएं। भाग्यवान की बातें सुनकर मुझे भी बुरा लगता है। वो भी चाहती है कि उसका पति कुछ अच्छा काम करे, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे बचपन में माँ ने सिखाया था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन जरूर रोशनी आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। कुछ देर बाद राजेश और सावित्री रसोई में बैठकर शांति से भोजन करने लगते हैं। भाग्यवान, दिन भर कितनी भी मेहनत और थकान क्यों ना हो, तेरे साथ यूं बैठकर एक साथ खाना खाने से सारी थकान दूर हो जाती है। और जब तेरे साथ दिल की दो बातें कर लेता हूं तो मन एकदम हल्का और सुकून भरा लगने लगता है। हाँ जी, मेरा भी यही हाल है। दिन भर घर पर अकेले रहकर मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता रहता है। शाम को जब आप घर लौटते हैं तब न जाने दिल को कितना सुकून मिलता है। और आज तो आप समय से घर लौट आए हैं। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ भाग्यवान, आज मैं थोड़ा खुश तो हूँ। मैंने तुझे बताया भी था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा बुरा नहीं गया। बस घर लौटते वक्त गांव का एक आदमी मिला जो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत धैर्य दिया है, इसलिए मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और चुपचाप वहां से चला आया। हाँ जी, इन सब बातों को दिल पर लेकर मन खराब करने का कोई फायदा नहीं है। ये बातें तो आपने ही मुझे सिखाई थी और आज मैं आपको ही याद दिला रही हूँ। सच कहूँ तो आपके जैसा पति किसी भाग्यशाली को ही मिलता है और वो भाग्यशाली मैं हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है, हमारे पास ज्यादा धन दौलत ना हो तो क्या हुआ, अगर हमारे बीच प्यार हमेशा बना रहे तो जीवन बहुत हसीन हो जाएगा। और वैसे भी मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। खैर, अब बहुत बातें हो गईं, चलो अब जाकर आराम से सो जाते हैं। राजेश के ऐसा कहने के बाद दोनों जाकर चारपाई पर शांति से लेट जाते हैं। तभी बाहर तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। पता नहीं इस समय अचानक बारिश क्यों शुरू हो गई। अब तो जंगल की सारी लकड़ियां भीग जाएंगी। कल मैं घर का सामान कैसे लाऊंगा? ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, लगता है कि लगभग एक हफ्ते तक लकड़ियां सूखेंगी ही नहीं। समझ नहीं आता भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज ही पूरी रात जिस रफ्तार से बारिश हुई है, आज तो जंगल में सूखी लकड़ियां मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लगता है आज फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी ना एक दिन थोड़ा सा सुख देते हैं तो अगले ही दिन फिर से दुख सामने खड़ा कर देते हैं। समझ नहीं आता हम दोनों ऐसे अपना जीवन कैसे चलाएंगे। हाँ भाग्यवान, अब तो मुझे भी अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगा है, लेकिन धैर्य रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता कहीं कोई काम मिल जाए या खाने का भी कुछ जुगाड़ हो जाए। घर पर बैठे रहने से तो कोई हल नहीं निकलेगा। बाहर निकलकर कोशिश करूंगा तो शायद कुछ न कुछ मिल ही जाए। हाँ जी ठीक है, आपको जैसा उचित लगे वैसा ही कीजिए। अरे बालक,
इतनी चिंता में तू किस ओर चला जा रहा है? क्या जीवन ने तेरा साथ छोड़ दिया है? पूरी रात वर्षा होती रही और आज जंगल में काटने योग्य सूखी लकड़ियां भी नहीं बची है। यही कारण है कि तू किसी जुगाड़ की तलाश में निकल पड़ा है ना? परंतु धैर्य रख, हर अंधेरी रात के बाद उजाले का आगमन अवश्य होता है। साधु महाराज, आपको मेरे जीवन के बारे में इतना सब कैसे ज्ञात है? ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने मेरे जीवन की हर समस्या को भली भांति पढ़ लिया हो। आपको तो मेरी सभी परिस्थितियों का ज्ञान है ही। कृपा करके ये बताइए कि मेरी इस फूटी किस्मत को अच्छे दिनों तक कैसे पहुंचाया जाए। कोई उपाय सुझाइए और ये भी बताने की कृपा करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सब ज्ञात है बालक। इसका उपाय भी तेरे भीतर ही निहित है और वह उपाय है धैर्य। धैर्य धारण कर। जब भगवान देगा तब तुझे स्वयं अनुभव होगा कि साधु ने सत्य कहा था। मुझे ज्ञात है कि तू अत्यंत धैर्यवान है, पर कुछ परिस्थितियों में क्रोध स्वाभाविक है। फिर भी तू ईमानदारी और धैर्य के मार्ग पर अडिग रह। संभव है तेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो, इसीलिए भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं कि तू उस योग्य है या नहीं। साधु महाराज, आपकी बातें सुनकर न जाने क्यों मुझे अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है और मेरा मन भी हल्का हो गया है। मैं घर से बहुत चिंता लेकर निकला था, पर अब ऐसा लगता है मानो सारी चिंता दूर हो गई हो। आपका हृदय से धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना समझा और मार्गदर्शन दिया। मैं आपके बताए मार्ग पर ईमानदारी और धैर्य के साथ अब तक चलता आया हूं और आगे भी चलता रहूंगा। शेष सब ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर है। हाँ बालक, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। मुझे तेरा व्यवहार और तेरी बातें अत्यंत प्रिय लगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह तुझे शीघ्र प्राप्त हो। तेरा घर सुख समृद्धि से आगे बढ़े और तेरे धैर्य का फल भी अवश्य मिले। तथास्तु। ठीक है साधु महाराज, अब मैं प्रस्थान करता हूं। आज लकड़ियां तो नहीं मिल सकी, परंतु किसी अन्य उपाय का जुगाड़ करने का प्रयास करूंगा। आपके आशीर्वाद से अवश्य कुछ न कुछ मार्ग निकल आएगा। राजेश साधु महाराज से ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अरे आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। दरअसल मैं आपके पास के ही गांव का राजकुमार हूँ। एक प्यारे से तोते का पीछा करते करते मैं इस घने जंगल में आ पहुंचा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इस जंगल का रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है राजकुमार, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मैं इसी जंगल में रहता हूं और मुझे यहाँ का कोना कोना भली भांति मालूम है। मैं आपको सुरक्षित सीधे आपके राजमहल तक छोड़ आऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा भला और उदार हृदय व्यक्ति आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। कृपया बताइए, आपका नाम क्या है? आप इस घने जंगल में क्यों निवास करते हैं और आपके साथ यहाँ कौन रहता है? यदि आपको उचित लगे तो कृपया मुझे अपने विषय में कुछ बताने का कष्ट करें। राजकुमार, दरअसल मैं आपको क्या बताऊं, बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मैंने बड़ी कठिनाइयों और मेहनत के सहारे अपना जीवन आगे बढ़ाया। समय बीता तो मेरा विवाह हो गया और अब मैं अपनी भाग्यवान पत्नी के साथ इस जंगल के बीच एक छोटे से घर में रहता हूं। गांव के बीच जमीन खरीदकर घर बनाने की क्षमता मुझ में कभी नहीं थी, और जहां तक मेरी किस्मत की बात है, क्या ही कहूं, आज यदि कहीं से थोड़ा बहुत सुख मिलता है तो अगले ही दिन कोई नया दुख सामने आ खड़ा होता है। मुझे तो बस लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का ही काम आता है। इसके अलावा मुझे कोई और हुनर नहीं है। मेरी भाग्यवान भी अक्सर मुझे समझाती रहती है कि मैं कुछ और काम करने की कोशिश करूं,
लेकिन जब मुझे कुछ और आता ही नहीं तो बताइए राजकुमार, मैं और क्या कर सकता हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आप सचमुच एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं और आपका सादगी भरा अंदाज मुझे बहुत भाया। आज जब मैं स्वयं एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ था, तब संयोग से आप ही मेरे सहायक बने। ये मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। इसीलिए मैं ये निश्चय करता हूँ कि अब आपके गरीबी के दिन समाप्त समझिए। हमारे राजमहल की ओर से मैं आपको एक विशेष और मूल्यवान भेंट प्रदान करूंगा, जिससे आप अपना कोई नया कारोबार प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार आपको दिन रात कुल्हाड़ी चलाने की कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ेगी। किंतु मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आप उस भेंट का उपयोग किसी उत्तम और ईमानदार व्यवसाय को आरंभ करने में ही कीजिए, ताकि आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर सके। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर राजेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में कुछ ही समय पहले मिले साधु महाराज की बातें ताजा हो उठीं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि भगवान उसे उसकी धैर्य और मेहनत का फल अंत में एक बहुत बड़े इनाम के रूप में देंगे। राजकुमार, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। मैं दिल से आपका बहुत बहुत अत्यंत धन्यवाद करता हूं। आपके कहे अनुसार मैं आपके द्वारा दी गई इस अमूल्य भेंट का उपयोग एक अच्छे और सफल कारोबार की शुरुआत में ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस कारोबार को हमेशा पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आगे बढ़ाऊंगा। आज मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। जब मेरी भाग्यवान पत्नी को इस शुभ समाचार का पता चलेगा तो वो भी अत्यंत खुश हो जाएगी। मुझे आपका यही सरल और सच्चा अंदाज अत्यंत प्रिय लगा। खैर, अब अधिक विलंब ना करते हुए कृपया आप मुझे मेरे राजमहल की ओर ले चलें। मैं लगभग 2 घंटे से इस घने जंगल में भटक रहा हूं और अब कुछ थकान भी महसूस होने लगी है। राजकुमार, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी थकान दूर करने के लिए मेरे घर चल सकते हैं। मेरा घर यहीं पास में ही है। वहां आप कुछ देर विश्राम कर लेंगे और मेरी भाग्यवान पत्नी भी आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मुझे भी आपके घर जाकर बहुत खुशी होगी। राजेश के ऐसा कहने के बाद राजकुमार राजेश के साथ उसके घर की ओर आगे बढ़ गया। राजकुमार, मैं आपको विश्राम करने के लिए अपने घर तक तो ले आया हूं, लेकिन आज मेरे घर में आपको खिलाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कल रात हुई बारिश के कारण रसोई का सारा सामान समाप्त हो गया है और लकड़ियां भी भीग चुकी हैं, इसलिए आज भोजन बन पाना भी संभव नहीं हो पाया। कृपया मेरी इस असमर्थता को क्षमा करें। कोई बात नहीं। आपके जैसे सज्जन और सरल हृदय व्यक्ति से मिलना ही इस राजकुमार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब तो मैं आपकी भाग्यवान पत्नी से भी मिल चुका हूं, जिससे मेरा हृदय और भी प्रसन्न हो गया है। अतः अब अधिक विलंब ना करते हुए कृपया आप मुझे राजमहल तक पहुंचा दें, ताकि मुझे आपको आपके इस निष्कलंक और उदार हृदय के योग्य पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिल सके। इसी प्रकार राजेश ने राजकुमार को सकुशल उनकी राजमहल तक पहुंचा दिया और राजकुमार ने भी प्रसन्न होकर राजेश को एक बहुत बड़ी और मूल्यवान भेंट प्रदान की। उस दिन के बाद मानो राजेश के जीवन से दुखों का अंत हो गया और अच्छे दिनों का आगमन होने लगा। अब राजेश और सावित्री को फटे पुराने कपड़े पहनने की मजबूरी नहीं रही और ना ही राजेश को रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाना पड़ता था। उसने उस भेंट की सहायता से एक अच्छी सी दुकान खोल ली और अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरने लगा। इसी तरह इस सुंदर कहानी का सुखद अंत होता है, जहां राजेश और सावित्री के जीवन में सच्ची खुशियां लौट आती हैं।